नमस्कार। फर्स्ट इंडिया के खास कार्यक्रम दिल्ली चलो में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आप सबका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू कि आपने लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हिंदुस्तान की मजबूती के लिए अपना फर्ज निभाया। फर्स्ट इंडिया पर आज सवेरे से ही हमारा मेगा कवरेज चल रहा है। 16 घंटे के इस मेगा कवरेज पर 20 सीटों के लिए हमारे 40 रिपोर्टर्स, 100 से ज़्यादा लोगों की एडिटोरियल टीम और इतने ही लोगों की टेक्निकल टीम आप तक वोटिंग की, चुनावों की, पल पल की और चप्पे चप्पे की खबर देती रही। ये मेगा कवरेज रात 10 बजे तक चलता रहेगा। दिल्ली चलो के इस 2 घंटे के खास कार्यक्रम में हम राजनीतिक नुमाइंदों के साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस वोटिंग के क्या मायने देखते हैं। पिछले 15 दिनों में हमने दिल्ली चलो के कार्यक्रम में 2500 किलोमीटर में करीब 1.5 दर्जन सीटों का सफर तय किया और राजस्थान के राजनीतिक मूड को भांपने की कोशिश की और जनता को न केवल राजनीतिक नुमाइंदों से रूबरू कराया बल्कि नेताओं से हिसाब किताब पूछने का मौका भी दिया कि उन्होंने पिछले 5 साल में क्या किया है और अगले 5 साल में क्या करेंगे। आज पहला चरण राजस्थान में वोटिंग का खत्म हो गया है। 20 सीटों पर वोट डाले गए हैं और जो नतीजे हैं वो 16 मई को आएंगे। इसके पहले एक बार 24 मई को 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन 16 मई आने में अभी 1 महीना है। अब सर, रिजल्ट के लिए इतना इंतज़ार कौन कर सकता है? तो आज ही हम कोशिश करेंगे हमारे राजनीतिक नुमाइंदों से कि वो रिजल्ट को किस तरह से देखते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह लखावत साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा साहब, आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ नेता डॉक्टर राकेश पारिक और बहुत खूबसूरत नौजवान सिंगर छवि और उनके साथ हैं श्रेय शर्मा। तो राजनीतिक चर्चा तो होती रहेगी। पहले इस लोकतंत्र के महापर्व को, जश्न को शुरू करते हैं छवि के साथ। छवि। कूटे उत्ते वैके अखियां में लौंदे ना जाना मैं तू कभी छोड़ तेरे उत्ते मर दे प्यार तैनू कर दे मिलेगा तुझे ना कोई और। तू भी आ सबको छोड़ के, तू भी सबको छोड़ के मेरी अखियां जो हंजूर उड़ गए, अखियां जो हंजूर उड़ गए, अखियां जो हंजूर उड़ गए। बहुत खूबसूरत। लखावत साहब, आज जो वोटिंग हुई है वो आपके लिए जश्न का मौका है? जी हाँ, निश्चित रूप से इस लोकतांत्रिक पर्व के अंदर बिना एक खून का कतरा बहाए बिना अपने मतदान के द्वारा जिस प्रकार सत्ता परिवर्तन का दौर चला है और निश्चित रूप से केंद्र की सरकार को अपदस्थ करने के लिए, और ये जो बढ़ा हुआ मतदान है, राजस्थान में लगभग 17% से अधिक मतदान लगभग 15% बढ़ा है, 16% बढ़ गया है, 17% बढ़ लगभग है। 48 पॉइंट कुछ था, अब 65 के आसपास हो रहा है और आगे भी कल सुबह तक आंकड़े आएंगे, बढ़ेंगे और अभी 5 लोकसभा क्षेत्र का अलग को लग रहा है, उसका अलग आने वाला है। ये निश्चित रूप से बहुत सुखद है, ये अच्छे भारत के लिए है, ये नरेंद्र मोदी जी के लिए है। ये जो पिछले दिनों वर्षों से जो महंगाई थी, भ्रष्टाचार था, कुशासन था, उससे मुक्ति का पर्व है और निश्चित रूप से आम जनता ने अपने एक वोट के द्वारा हिंदुस्तान के शासन बदलने के लिए इतना बड़ा मतदान किया है। ये राजस्थान में मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, कांग्रेस के मेरे मित्र हार तब तक नहीं मानते हैं विजय जी जब तक इनको प्रमाण पत्र हाथ में थमा करके और ये ना कह दिया जाए कि भैया बीजेपी जीत गई और अब आप हार चुके हैं, जब तक स्वीकार नहीं करते। इनकी पुरानी फितरत है। पर मैं चाहता हूँ कि आज सब पुरानी कटुता को भूल जाएं और इन 20 लोकसभा क्षेत्र में मिलकर अब विकास के आयाम के लिए सोचें, अच्छे सुने, शांति से साथ रहें, अच्छे पड़ोसी के नाते। पर 48% से आकर के 17% मतदान का बढ़ना, ये निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन के लिए है केंद्र के अंदर, मैं समझता हूं। सुनील जी, जो 20 सीटों के लिए आज वोट डाले गए हैं उसमें 16 सीटें कांग्रेस के पास थी और बीजेपी के पास 4 सीटें थी। क्या आप ओंकार जी को बधाई देना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, ओंकार सिंह जी लखावत मेरे बड़े सम्मानीय, मेरे बुजुर्ग हैं, मगर इसके बावजूद मैं एक विनम्रतापूर्वक ये बात कहना चाहूँगा कि इनकी बातों में जो एक अहंकार जो झलक रहा है, उसको भारतीय लोकतंत्र के अंदर मुझे नहीं लगता उसकी कोई भी बिल्कुल भी स्पेस है, उसके लिए कोई भी गुंजाइश नहीं है। 65 साल लोकतांत्रिक इतिहास के अंदर अगर कांग्रेस की तो अगर बात करें तो हम लोग तो 1935 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, चुनाव हारते भी हम लोग, चुनाव जीतते भी हैं। आप अध्ययन अध्यापन से लगे हुए लोगों में से हैं, उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आप तो बच्चे का रिजल्ट
थोड़ी देखते हैं, साल भर जो पढ़ रहा होता है बच्चा उससे ही बता देते हो कि कौन टॉप करेगा, कौन फेल होने वाला है। मैं वही आपको निवेदन करने जा रहा हूँ, मैं निवेदन करने जा रहा हूँ, मैं उसी चीज के बारे में आपको निवेदन करने जा रहा हूँ कि देखिए, मैं ओंकार सिंह जी लखावत साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि जब इंडिया शाइनिंग के मामले के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी का जो दौर था एनडीए का, तब भी आपने ऐसी बातें की थी, अटल बिहारी जी ने भी ऐसा ही कहा था, प्रमोद महाजन साहब ने भी कहा था, मगर जनता ने यूपीए को पूरे ढंग से अपनी ताकत सौंप दी। फिर जब यूपीए फर्स्ट का जब इलेक्शन हुआ, गए बार जब 2009 के अंदर चुनाव हुआ, तो हमारे जितने भी मित्र हैं भाजपा के, उन सबको ऐसी ही खुशफहमी थी, इसी ढंग की खुशफहमी थी कि इस बार शायद तो आप उनके अनुभव से तो सीख लीजिए कि आप खुशफहमी में मत रहिए। मैं आपको बताता हूं कि वो जो बिल्ली के भाग का जो छीका था, पहले भी नहीं टूटा है, 2004 में नहीं टूटा, 2009 में नहीं टूटा, और 2014 में भी इन लोगों को ऐसी ही निराशा होगी। चलिए, इस पर वैसा ही इन्हें हताशा का भाव आने वाला है बहुत जल्द। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी जुड़े हुए हैं। अशोक परनामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं लखावत साहब भी। क्या आपको बधाई देने का वक्त है, या हमारे साथ जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सुनील शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि बिल्ली के भाग का छीका न 2004 में टूटा था न 2009 में टूटा, क्या इस बार टूटने वाला है? देखिए, इसमें अब समय ज्यादा नहीं रहा जी। अब तो 16 मई को इसके रिजल्ट ही आ जाएंगे जी। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनाएगी जी। नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे जी। ये देश की जनता ने सोच रखा जी। लेकिन परनामी जी, इतने आश्वस्त आप हैं, और मैंने सुना कि आपके पास एक पारस पत्थर है जिसका नाम नरेंद्र मोदी आपने रखा है। तो यदि पारस पत्थर था तो आप इधर उधर से कैंडिडेट्स क्यों ढूंढते रहे? सुनील जी की पार्टी से कर्नल सोनाराम को लाने की जरूरत क्यों पड़ गई आपको? जौनपुरिया साहब को कहाँ से ढूंढ कर लाए थे? हरियाणा से किस गांव से ढूंढ कर लाए थे? कुछ और लोगों को अलग अलग जगह से लाए, तो पारस पत्थर था तो जीत जाते आप पूरा। देखिए, देश की जनता ने कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण करने की ठान ली है जी। और इसके साथ साथ कांग्रेस के कुशासन को भी समाप्त करना चाहती है जी। लेकिन जिस तरह से तो आप कर्नल सोनाराम जी भी कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण करना चाह रहे थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए जी। लेकिन क्या आपको लग रहा है मिशन 25 पूरा हो पाएगा? बहुत सारे लोग हैं, एक का नाम है जसवंत सिंह जी, जो आज कुछ दिनों पहले तक आपके वरिष्ठ नेता होते थे। फिर एक सीकर में बहुत ही करीब में बैठे हुए हैं सुभाष महरिया जी। फिर यहाँ पर दौसा में किरोड़ी लाल जी, जो भी आपकी पार्टी के साथ हुआ करते थे। ऐसे बहुत सारे नाम है, प्रोग्राम में टाइम का नाम ज़्यादा है। तो मिशन 25 को रोकने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। देखिए, मतदाता बहुत समझदार है जी, इसीलिए तो मुझे ज्यादा चिंता हो रही है। किसी भी बागी को जिताने के पक्ष में नहीं है जी। इस बार मतदाता ने मन बना लिया है जी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है जी। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब एक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर एक लहर हो और सारे जो इश्यूज हैं वो गौण हो जाएं, तो उससे अल्टीमेटली मतदाता का नुकसान होता है? क्योंकि फिर वो अच्छे उम्मीदवार की पहचान करना या उसे चुनने में वक्त नहीं गंवाता और एक लहर में चला जाता है, और उससे अल्टीमेटली संसदीय क्षेत्र को और मतदाता को नुकसान होता है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। देखिए, नरेंद्र भाई मोदी की जो लहर बनी है वो लहर मुद्दों के आधार पर बनी है। आज देश की पूरी जनता को इस बात का भरोसा है कि नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश में महंगाई भी कम होगी जी। नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो भ्रष्टाचार भी समाप्त होगा। नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो युवाओं का भविष्य भी उज्जवल होगा। आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा भी मजबूत होगी। यह देश की आम जनता को इस बात का भरोसा है, और भरोसे का कारण है नरेंद्र भाई मोदी का गुजरात प्रदेश में किया गया कार्य। जिस प्रकार से गुजरात प्रदेश में नरेंद्र भाई मोदी ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, उससे जनता को भरोसा मिला है जी। लेकिन परनामी साहब, राजस्थान में यदि जिक्र करें तो मुसलमानों को, खासतौर से हिंदुस्तान भर में माइनॉरिटी जो है वो नरेंद्र मोदी जी के नाम से डरती है,
और आपने यहाँ पर 25 सीटों पर एक भी माइनॉरिटी का उम्मीदवार नहीं उतारा, तो कितना परहेज कब तक रखेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जातिवाद आधार पर राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी 36 की 36 कौमों को साथ लेकर के चलती है जी। हमने जो कार्यकर्ताओं से हमारे को फीडबैक मिला, आदरणीय वसुंधरा जी ने जो सर्वे कराया था, हमारे उन्होंने क्या फीडबैक आपको दिया था? उन्होंने क्या फीडबैक आपको दिया था प्रणामी जी की माइनॉरिटी आपको वोट नहीं देती? उन्होंने देखिए, नहीं, उन्होंने जो फीडबैक दिया, जो जीत वाला कैंडिडेट था उसको हमने टिकट दी है जी। माइनॉरिटी आपके साथ नहीं जीतती, तो इसमें जातीय तो कहीं आती नहीं है जी। आपको नहीं लगता कि 14% एक जो पूरा कांग्रेस को हिस्सेदारी है सोसाइटी की, उसमें से एक भी व्यक्ति को आप टिकट ना दें, इससे सामाजिक समरसता बनती है? आप देखिए, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस की सरकार से पूछना चाहूंगा, कांग्रेस ने एक टिकट दी है माइनॉरिटी की टोंक सवाई माधोपुर में, वो भी उन्होंने बाहर से आयातित किया है। उनको राजस्थान प्रदेश में कोई माइनॉरिटी का नेता नहीं मिला। तो ये कोई पैरामीटर नहीं है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणामी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम नतीजों का इंतजार करेंगे 16 तारीख तक, उस पर आपसे चर्चा करेंगे और यदि मौका हुआ तो आपको बधाई देंगे। हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं और बहुत शुक्रिया। डॉक्टर पारीक, पूरे राजस्थान में खासतौर से जिक्र करें तो 2 पार्टी एक तरह से स्टेट है, ये बीजेपी और कांग्रेस, दोनों लोग मिलकर पूरी मलाई खाते हैं। आप क्या करने आए हैं यहाँ? नहीं, हम केवल जो आपने सही कहा बिल्कुल, एक विकल्प देने आए हैं। 2 पार्टी सिस्टम बन रखा है राजस्थान में, जनता के पास विकल्प नहीं है। जनता हर 5 साल कोशिश करती है कि शायद इस बार शायद अच्छा शासन आएगा और निराश होती है, और जनता को विकल्प की जरूरत थी। जो अभी लखावत साहब ने कही उस बात से जो उसका इंप्रेशन मैं करता हूँ, मेरे हिसाब से ये जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, ये वो तबका है जो अब तक निराश था दोनों पार्टियों से, और उसे भरोसा नहीं दोनों पर नहीं। लेकिन आपने तो बहुत जल्दी निराश कर दिया, 50 दिन में ही आपने जनता को निराश कर दिया। और अब तो केजरीवाल साहब ने भी कहा कि मैंने गलती कर दी। इस बात पर अपनी चर्चा कई बार हो चुकी है। गलती उन्होंने ये नहीं करी कि मैंने सत्ता छोड़ दी, गलती उन्होंने इस बात की उन्होंने ये कहा है कि मैं इसको सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाया कि मैंने सत्ता क्यों छोड़ी है, और इस पर चर्चा करेंगे तो और लंबी हो जाएगी, क्योंकि पहले हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो लखावत साहब ने जो बात कही, मैं खाली इतना कहना चाहूँगा, मुझे इस बात से बड़ी खुशी हुई कि जिस तरह से वोट प्रतिशत बढ़ा है लोगों का, तो वो तबका समाज का जिसका राजनीति में भरोसा नहीं था और जो वोट नहीं डालता था, वो आज शायद परिवर्तन के लिए वोट डाल रहा है। क्या पॉलिटिकल प्रेजेंस होगी राजस्थान में आम आदमी पार्टी के इन चुनावों में? निश्चित तौर पर राजस्थान में नहीं, पूरे देश में होगी। एक नया, मैं राजस्थान का जिक्र कर रहा हूँ। जी, निश्चित तौर पर होगी। चलिए, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ हमारा खास पैनल हमारे साथ बना हुआ है, और लोकतंत्र की मजबूती के लिए और राजस्थान के चुनावों पर चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तुरंत लौटते हैं। ये सॉन्ग मैं अपकमिंग गवर्नमेंट को डेडिकेट करना चाहती हूँ, जो भी विनिंग पार्टी होगी। चोख पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। खबर सुनाऊं जो खुशी रे बताऊं जो, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। लखावत जी, क्या आपको डेडिकेट करना चाहिए गीत? छवि कह रही थी कि आने वाली सरकार को डेडिकेट करें, या सुनील जी को कहूं? मेरा तो ये मानना है कि संगीत एक मानसिक रूप से सबको अच्छा संदेश देता है। आजकल तो आप वैसे भी सांस्कृतिक धरोहर की जिम्मेदारी लेकर, और इसलिए मेरा कहना है कि संगीत के बिना जीवन अधूरा है जी। और
राजनीति में काम करने वाले यदि संगीत का थोड़ा बहुत भी उनके निकट बैठेगा तो मानसिक संतुलन भी अच्छा होगा, देश का विकास भी अच्छा होगा, सोचने का समय भी सकारात्मक होगा। ये तो एक एपिटाइजर की तरह है, बिल्कुल एक तरह हमने से इसलिए भी सोचा कि अब treatment चुनाव का जो जैसा। वो था, पूरी गर्मी कटुता थी, वो खत्म हो गई, अब तो नहीं, वोटिंग अच्छा पूरी हो गई किया, है। अच्छा कि मैं आपको बधाई देता हूँ, आप तो बहुत सुंदर। पर एक बात आप मानिएगा, देखिए राजनीति में कुछ बातें हिस्ट्री है, हमारा भी इतिहास है, कांग्रेस का भी इतिहास है, ये भी नए हैं तो इनका इतिहास बनने जा रहा है, आने वाले कल लोग इतिहास को बोलेंगे। देखिए कांग्रेस की एक फितरत को पहचानिए, इस देश ने पहचान लिया। श्रीमती इंदिरा गांधी जब चुनाव हारी इलाहाबाद से, उनका चुनाव रद्द हो गया, आप ताज्जुब करेंगे, ये हार स्वीकार नहीं करते। उसका रीज़न बताता हूँ। जब उनका चुनाव रद्द हो गया तो उन्होंने कानून को बदल दिया, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट को बदला। उसके बाद उन्होंने देखा ठीक नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जो सीनियर जज थे उनको एक तरफ करके एन रे जो जूनियर था उसको सीजीआई बना दिया। उसके बाद भी अगर कोई बात नहीं बन पाई और देश भर में गुस्सा उबला तो उन्होंने आपातकाल लगा के जेल में टिका दिया। तो ये गनीमत समझिएगा, मैं आपको बधाई देता हूँ सुनील जी, आपको और आपकी पार्टी को, कि आप बहुत आराम से विदा ले रहे हैं, बिना इस प्रकार का आपातकाल, सेंसरशिप, लोगों को जेल में डाले बिना जा रहे हैं। यह देश के लिए सुखद पहलू है, ये लोकतंत्र में हम सबको प्रेरणा देता है। फिर मतदान होंगे 5 साल बाद, आप भी जाइए जनता के पास, हम भी जाएंगे, पर यह पहला अवसर होगा कि कांग्रेस की शांतिपूर्ण तरीके से एक विदाई हो रही है। ये देश के लिए बहुत सुखद है, हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है। सुनील जी, ये विदाई की देखिए पहले तो मैं छवि आप क्या मार्कशीट नहीं, पहले तो मैं छवि को थैंक्स देना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा गाना गाया। थैंक यू वेरी मच छवि, इट रियली वेरी फैंटास्टिक मेलोडी। अब मैं आपको ओंकार जी की बात में निवेदन करना चाहूँगा कि पहले तो ये रवाना हुए थे, एक बड़े जोर शोर से रवाना हुए थे कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने, अशोक परनामी जी भी कह रहे थे, और नतीजा निकला कि रवाना हुए थे कांग्रेस मुक्त भारत के लिए और खुद बन गई कांग्रेस युक्त भाजपा। भाजपा खुद कांग्रेस युक्त हो गई है, इनके पास खुद के कैंडिडेट्स नहीं है। 116 कैंडिडेट्स इन्होंने हमसे इंपोर्ट किए। जो पार्टी हमेशा से लगातार एक बात कहती रही है कि हमारी चाल, चरित्र, चेहरा अलग है, उनके पास खुद का दल, अपने प्रतिबद्ध, इनके वैचारिक प्रतिबद्धता से प्रतिबद्ध वर्कर्स नहीं है इनके पास। 116 वर्कर्स हमसे लेने पड़े। सुनील जी, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात कही कि 116 लोग जो कांग्रेस मुक्त से कांग्रेस युक्त बीजेपी भाजपा हो गई है, वो तो ठीक है, लेकिन 116 लोग किसी पार्टी से चले जाएं, इसका पॉलिटिकल मैसेज क्या होता है? नहीं देखिए, आपको मैं अच्छी तरह बता देता हूँ मैं कि कभी कभी मतलब 116 लोगों ने सोचा कि डूबते जहाज में बैठना ठीक नहीं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, मैं ये 116 वो लोग थे जिन्हें बहुत अच्छी तरह एहसास हो गया था कि कांग्रेस के अंदर उनका फ्यूचर नहीं है, कांग्रेस में उनका कोई फ्यूचर नहीं, कांग्रेस में उनका कोई प्रोस्पेक्ट्स नहीं थे, जिनके प्रोस्पेक्ट्स खत्म हो गए थे कांग्रेस के अंदर, जिनके करियर बिल्कुल ड्रॉप हो गए थे। ठीक से नहीं सुन पाया, आप क्या कह रहे हैं? कांग्रेस में उनका फ्यूचर नहीं है या कांग्रेस का फ्यूचर? कांग्रेस में उनका फ्यूचर नहीं था। कांग्रेस में अच्छी तरह मैं उसको रिट्रीट कर देता हूं, मैं उसको वापस से रेखांकित कर देता हूं कि जिन लोगों को इस बात का एहसास हो गया था कि कांग्रेस में उनका कोई फ्यूचर नहीं, दूर दूर तक कोई फ्यूचर नहीं है, वो हमारा रिजेक्टेड माल आपका सिलेक्टेड माल बना है। इसी बात से पता लगता है कि आपकी कितनी प्रतिबद्धता है। रही बात लहर की, तो लहर वाली जो बात होती है, जिन नरेंद्र मोदी का मिडास टच की बात कर रहे थे, वो खुद अपनी जीत के लिए आश्वस्त नहीं थे। 2 जगह चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार बड़ौदा से लगता है कहीं बड़ौदा से नहीं हार जाऊं तो बनारस जाते हैं, बनारस से लगता है कि बनारस से नहीं हार जाऊं तो बड़ौदा से भी लड़ते हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष गाजियाबाद से भाग के लखनऊ चले जाते हैं। अरे भाई, अगर आप अपनी जीत के लिए इतने आश्वस्त हैं, अपनी लहर के लिए इतने आश्वस्त हैं, तो आप खुद क्यों भागा दौड़ी कर रहे हैं? कम से कम इनके जो इसमें आप टॉप लीडर्स हैं, सीपी जोशी जी का भी जिक्र कर दीजिए थोड़ा सा। मेरी बात सुनिए, क्या नरेंद्र मोदी आप सीपी जोशी को इक्वेट कर रहे हैं? क्या पहले तो आप इस पे आ जाइए। तो पार्टी के लीडर के तौर पे, आपकी पार्टी के सेंट्रल मिनिस्टर थे जो भीलवाड़ा से जयपुर ग्रामीण आ गए। देखिए, आप मेरा अपना ज्ञानवर्धन चाहता हूं। मैं आपको अच्छी तरह निवेदन कर देता हूं कि कहीं आप नरेंद्र मोदी और सीपी जोशी साहब को इक्वेट करें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये तो मैं आप उन्हें कमजोर लीडर मानते? नहीं, मेरी बात सुनिए, मगर नरेंद्र मोदी ने को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की बात की। ये पूरा जो इलेक्शन है भाजपा नहीं लड़ रही है, कहीं भाजपा नहीं लड़ रही, कहीं भाजपा सरकार की बात नहीं है, मोदी सरकार की बात करते हैं। इन्हें भय है कि भाजपा का कलेवर खुल चुका है, इन्हें पता है भाजपा पूरे ढंग से एक्सपोज हो गई है। भाजपा सरकार की बात इन्होंने पूरे इलेक्शन कैंपेन में एक बार नहीं की है। नहीं, मैं आपको निवेदन करूंगा विजय जी कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने थोड़ी देर के लिए
भाजपा सरकार की बात लिख ली थी अपने फेसबुक पेज पे, 20 मिनट के अंदर वो पेज बदल जाता है। ये इनकी हैसियत है बाकी लोगों की, ये इनके दल की हैसियत है, जो हमेशा से इस बात का क्लेम करते थे कि वैचारिक आधारित पार्टी है। ये हमेशा एक बात कहते थे, ये पार्टी विद डिफरेंस पार्टी है। वो पार्टी एक व्यक्ति की धरोहर हो गई। जी लखावत जी, आप कब से कांग्रेस की तरह से करने लग गए? जो इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा करते थे, वो मोदी इज बीजेपी और बीजेपी इज मोदी करने लग गए? देखिए, इंडिया इज इंदिरा वो देश के साथ इक्वेट किया था जी। जब उन्होंने कहा था कि इंदिरा आप पार्टी को इंडिया मोदी जी इज के बराबर इंदिरा, मानते हैं? मेरी बात सुनिए जी। मेरे एक देखिए, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के घोषित उम्मीदवार हैं। लोगों ने पूछा तो कहा कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये प्रश्न ये खड़ा हुआ, प्रेस ने पूछा कि इन दोनों में क्या अंतर है, उन्होंने कहा कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही विचार को लेकर, पार्टी का एक ही मत है जो नरेंद्र भाई का मत है। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, और वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर ये जो कांग्रेस के मेरे मित्र हैं, इनकी तो ऐसी दुर्गति हुई कि इन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर किया, वो कैंडिडेट इनका टिकट लिया हुआ इनको छोड़ करके चला गया जी। टोटल मिलाकर के देश भर में ऐसे उदाहरण है। एक बात, दूसरी बात, ये फ्यूज थोड़ा टाइम से पहले करता तो आप ले लेते। विजय जी मेरा ये कहना है कि ये फ्यूज बल्ब है इनके पास में, और सारे फ्यूज बल्ब में मैंने ऐसी हिंदुस्तान में किसी प्रधानमंत्री विजय जी 16 फ्यूज बल्ब आपने डाल दिए अपनी पार्टी में। विजय जी, भारत के प्रधानमंत्री की जो दुर्गति मनमोहन सिंह जी की इन्होंने की, आजाद हिंदुस्तान की बात किसी प्रधानमंत्री की हुई है क्या जी? इनका सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है जी। जो उनका जो आज राहुल गांधी जी जो इनके नेता हैं, और जो कुछ भी ये नाम देना चाहे, इनका आंतरिक मामला मुझे कुछ कहना नहीं, परंतु वो जिस सरकार के रूलिंग पार्टी का व्यक्ति कैबिनेट के फैसले को बकवास करके फाड़ने की बात कह रहे, उस प्रधानमंत्री की यह हैसियत है जो जानता है कि मुझे 16 तारीख को मकान खाली करके यहाँ से जाना है। यह स्थिति इस देश में पहली बार बनी। इन्होंने प्रधानमंत्री के पद को डिग्रेड किया, और अब तो छोड़िए, अब तो आपके जो बारू के और उसके बाद में जिस तरह की किताब पारक की आई है, उससे तो साफ हो गया कि श्रीमती सोनिया जी खुद फाइल देकर फैसला करती थी। ये तो एक अड़वा प्रधानमंत्री थे, आप थोड़ा प्राणहीन प्रधानमंत्री, आपके रहने का फायदा, देश का अवमूल्यन हुआ। आपके रहने का प्रोग्राम में फायदा ये होता है कि मेरा ज्ञानवर्धन होता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुनील शर्मा जी के कमजोर प्रधानमंत्री और मजबूत अध्यक्ष, और लखावत साहब के मजबूत प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और कमजोर अध्यक्ष में किसका ज्यादा बेहतरी है? किसी का भी कमजोर नहीं है। हमारे यहाँ कहीं किसी ने ये नहीं कहा पार्टी ने मिलकर तय किया, नहीं, पार्टी ने मिलकर तय किया। सामूहिक फैसले होते हैं, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार पार्टी ने मिलकर के तय किया, कर दिया, उसके बाद अब कोई बचा ही नहीं है वहां पर लीडर। अब ये क्या कर रहे हैं, इनके सारे फ्यूज बल्ब है, अब उससे ये प्रकाश करना चाहते हैं, किचन से एक बल्ब को निकालते हैं, चौक में लगा रहे हैं, अब उसे लाइट कैसे हो सकती है? मेरा कहना है कि कांग्रेस को चाहिए कि सोलर एनर्जी के लिए 10-15 साल 20 साल जनता के बीच में जाएं, अपनी बात कहे कांग्रेस के लिए। ये फ्यूज बल्ब आपके कहीं अब लाइट नहीं दे पाएंगे। मेरा इतना फारिक साहब, मैं केजरीवाल साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि यदि उन्हें संसद में जाना होता तो वो दिल्ली से चुनाव लड़ते। तो वो हार मान चुके हैं, सुनील जी की पार्टी हार नहीं मान रही, आप पहले ही हार मान चुके हैं कि वहां पर वाराणसी में आप नहीं जीतेंगे। नहीं, उसको आपने गलत पढ़ा। उनका कहना यह है कि मेरा उद्देश्य केवल संसद में जाना नहीं है जी, और ये हमारा कभी भी रहा नहीं है। नहीं तो बनारस से संसद में नहीं पहुंच रहे, इसका मतलब ये है ना है कि मेरा मतलब फर्स्ट गोल है कि मोदी जी को हराना है। ये हमारी अकेली पार्टी, अरविंद केजरीवाल अकेले एक ऐसे तो मतलब आप राहुल जी को सपोर्ट करने के लिए गए? राहुल जी खिलाफ हमारे कुमार विश्वास खड़े हैं, बहुत मजबूत कैंडिडेट हमारे। मतलब राहुल जी की पार्टी को, हमारी पार्टी का उद्देश्य जब हमने पहले डिक्लेयर किया था तो आपने कहा कि मोदी जी को हराना है, भले किसी को भी जिता दे। मतलब केजरीवाल जी बनारस से संसद नहीं जा रहे? नहीं जाएंगे, वो तो खैर अगर वो हारेंगे तो केजरीवाल जाएंगे और कौन जाएंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि उनका टारगेट है मुझे मोदी को। दूसरी बात मैं कुछ कहना चाहता हूँ विजय जी, अभी सुनील जी ने कहा कि 116 कैंडिडेट वही है जो कांग्रेस से उठकर के बीजेपी में आए हैं। तो बेसिकली हम लोग ये बात कई दिनों से कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, और हो यही रहा है। केवल आपने मोदी जी की मार्केटिंग करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि मोदी की सरकार आ रही है। अब उस मोदी सरकार में 116 लोग तो कांग्रेस ही मिलकर लड़े ना लड़े, आप तो उनके साथ चले ही जाएंगे। उसके अलावा जो और पार्टियां हैं, जैसे अभी बासवान साहब आ गए, अभी चंद्रबाबू आ गए, और पता नहीं कितनी पार्टियां बाद में आ जाएगी। तो बदलाव कुछ आना नहीं है, केवल आपने एक ब्रांड बना दिया, मोदी ब्रांड। लोगों में ये इतना भुलावा आ गया कि हर आदमी कहता है मोदी को वोट डाल के आया हूं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि जयपुर वाला आदमी मोदी को वोट कैसे डाल रहा है। उनको कैंडिडेट का नाम पता नहीं होता, हर आदमी कहता है मोदी को पार्टी को वोट डाल रहा है। ये केवल एक आपका ये एक्सपीरियंस रहा कि अब पूरे देश भर में मोदी को वोट डाले जा रहे हैं इस बार? नहीं, जिन्होंने डाला है, जिन्होंने डाला है उन्होंने मोदी को डाला है, वो कैंडिडेट नहीं जानते। चलिए इस पर चर्चा जारी रखेंगे कि किसने किसको वोट डाला है और क्या नतीजे रहेंगे, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। हमारा खास पैनल हमारे साथ है और बहुत ही खूबसूरत सिंगर और नौजवान गिटारिस्ट हमारे साथ है। आप बने रहिए, लोकतंत्र के महापर्व का जश्न मनाएंगे हम साथ साथ।